नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए, हम पंचायत पे चर्चा कर रहे थे। इसके तहत दोस्तों पंचायत के पदाधिकारियों का पदमुक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम अविश्वास प्रस्ताव, रिकॉलिंग प्रोसेस, निलंबन सस्पेंशन को हम पढ़ चुके हैं तथा त्याग पत्र को भी हम एकदम विस्तार में पढ़ चुके हैं। ठीक, आज का हमारा जो लेक्चर है दोस्तों, धारा 40 है, पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना। ठीक, तो पदमुक्ति का जो लास्ट टॉपिक है, पंचायत के पदाधिकारियों को उनके पद से हटाया जाना। ठीक, पद से हटाना ये क्या है दोस्तों? पद से हटाना मतलब रिमूवल। ठीक, पहले हम पढ़ रहे थे, कल की क्लास में हमने देखा कि निलंबन के बारे में। सस्पेंड मतलब निलंबन मतलब उनके पद से अस्थायी रूप से हटाना। मतलब निलंबन का अर्थ होता है कि किसी भी पदाधिकारियों को उनके पद से अस्थायी रूप से हटाना, अर्थात उनकी शक्ति छीन लेना, उसके अधिकार को छीन लेना, उनके अधिकार से वंचित कर देना। मतलब वो अपने पद का उपयोग नहीं कर सकता, यह निलंबन होता है। लेकिन पद से हटाना दोस्तों, पूर्णतः उनको पद से हटा देना। पद से हटाना मतलब पद पूर्णतः समाप्त, पद का पूर्णतः समाप्ति। ठीक, अब वह उस पद पर, अब वह व्यक्ति उस पद का पर नहीं बन सकता। ठीक, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे, पद से हटाया जाना, धारा 40 में। तो याद रखना है, किसी भी पंचायत पदाधिकारी को, चाहे पंच हो, सरपंच हो, उप सरपंच हो, जनपद पंचायत में निर्वाचित सदस्य हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्य हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, इन सब को इनके पद से हटाया जाएगा। तो धारा 40 के अधीन रहते हुए, धारा 40 के अंतर्गत ही उनको पद से हटाया जाएगा। ठीक, सबके लिए अब यहां भी मैं कुछ चीजें बता देता हूं। चाहे ग्राम पंचायत की पदाधिकारी को हटाना हो पद से, चाहे जनपद पंचायत के पदाधिकारियों को उनके पद से हटाना हो, चाहे जिला पंचायत के पदाधिकारियों को उनके पद से हटाना हो, तो सबके लिए प्रक्रिया समान है। याद रखना, सभी स्तर के पंचायत के लिए, सभी स्तर के पंचायत के लिए प्रक्रिया समान है। प्रक्रिया समान है जी ना। अंतर किसमें है? याद रखना है, अंतर सिर्फ विहित प्राधिकारी में होता है। विहित प्राधिकारी में सिर्फ अंतर होता है। हटाने की प्रक्रिया सभी पंचायत के लिए, सभी पदाधिकारियों के लिए, चाहे पंच को हटाना हो तो वही प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, सरपंच को भी हटाना हो तो वही प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। सिर्फ अंतर है विहित प्राधिकारी का, कि विहित प्राधिकारी कौन होता है। ग्राम पंचायत के लिए विहित प्राधिकारी अलग होंगे, जनपद पंचायत के लिए विहित प्राधिकारी अलग होंगे, और जिला पंचायत के लिए विहित प्राधिकारी अलग होंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा? ठीक है जी। तो चलिए चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों, आज का हमारा क्या, पंचायत के पदाधिकारियों को पद से हटाना। ठीक, तो क्या क्या इसके आधार है? कुछ आधार होंगे तभी तो हटाया जा सकता है ना। बिना किसी आधार के किसी को पद से नहीं हटाया जा सकता। भाई किसी सरपंच को हटाना है, चमनलाल चोखा नामक एक सरपंच को पद से हटाना है, तो कुछ आधार चाहिए। ऐसे ही मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकता किसी को। उसको हटाऊंगा तो किसी न किसी आधार पर हटाऊंगा। तो वो आधार आपके धारा 40 में दिए हुए हैं। क्या क्या आधार दिए हुए हैं धारा 40 में मेरे प्यारे बच्चों? चलिए इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो लिखिए, धारा 40 के अंतर्गत आप समझिए क्या कहता है धारा 40। ठीक, देखिए, धारा 40 पद से हटाना, क्लॉज 1 है। इसमें टोटल दो ही क्लॉज हैं, धारा 40 के क्लॉज 1, धारा 40 के क्लॉज 2, और दोनों अपने आप में बड़े बड़े क्लॉज हैं जी। ठीक, तो चलिए पहले हम क्लॉज 1 को पढ़ते हैं। क्या कहता है? देखिए, राज्य सरकार को भी पावर है ये ना, किसी भी पंचायत पदाधिकारी को हटाने के पावर राज्य सरकार को भी है, ये बात याद रखना है। तो राज्य सरकार कहे या विहित प्राधिकारी कहे, तो दो चीज, दो लोगों को,
या तो स्वयं राज्य सरकार हटा सकता है पद से, या विहित प्राधिकारी हटा सकता है। जब निलंबन वाले में क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ विहित प्राधिकारी, इसमें राज्य सरकार नहीं लिखा था निलंबन की प्रक्रिया में, इसमें सिर्फ विहित प्राधिकारी दिया था। यहां पर पद से हटाना हो तो राज्य सरकार को भी पावर है, विहित प्राधिकारी को भी पावर है। ठीक, जांच करने के बाद भाई किसी भी व्यक्ति को उनके पद से हटाएंगे तो उन पे जो आरोप लगे हैं, जिस आधार से उनको पद से हटाया जाएगा, उन आधारों का जांच करना पड़ेगा। बिना जांच के किसी को पद से नहीं हटाया जा सकता। तो हटाने के लिए क्या करना जरूरी है, या तो विहित प्राधिकारी को या राज्य सरकार को जांच करना पड़ेगा। ठीक, तो जांच करने के बाद किसी पंचायत पदाधिकारी को, किसी पंचायत मतलब ग्राम पंचायत का हो, जनपद पंचायत का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, इन सब के पदाधिकारियों को कभी भी किसी भी समय पद से हटा सकता है, कभी भी किसी भी समय पद से हटा सकता है। लेकिन शर्त क्या है भाई, उन पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों का जांच करना पड़ेगा। तो जांच करने के बाद ही कभी भी पद से हटाया जा सकता है। यहां से 3 फैक्ट याद रखना है कि पंचायत के पदाधिकारियों को पद से कौन हटा सकता है। तो पहला राज्य सरकार, दूसरा विहित प्राधिकारी, हम चर्चा करेंगे कौन कौन विहित प्राधिकारी हैं, तीसरा कैसे हटाएगा, तो जांच करने के बाद ही हटाएगा, बिना जांच के नहीं हटा सकता। अब इसके लिए दोस्तों 2 आधार हैं, इसके लिए 2 आधार हैं। एक, अब क्या क्या का उल्लंघन करेगा तो उसको पद से हटाया जा सकता है। तो उल्लंघन का आधार है, इधर मैं आधार लिखूंगा, पंचायत की अनुमति के बिना कुछ करता है, पंचायत के अनुमति के बिना कुछ करेगा, अनुमति के बिना लिख लीजिए, अनुमति के बिना कुछ करता है तब, पंचायत के अनुमति के बिना 3 चीजें करेगा तब, 1 2 3, पंचायत के अनुमति के बिना 3 चीजें वो करता है तब उनको पद से हटाया जा सकता है। इन तीनों चीजों पे हम चर्चा करेंगे। पहले हम इधर पे चर्चा कर सकते हैं कि पहला क्या है, पहला रीजन हम इधर पढ़ते हैं पहले कि क्या क्या करता है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। तो लिखिए पहला, यदि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, यदि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। मान लो कोई पंचायत का पदाधिकारी, चाहे सरपंच हो, उप सरपंच हो, पंच हो, जनपद पंचायत में सदस्य हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, वैसे जिला पंचायत में भी अपने कर्तव्य का, जिस कर्तव्य के लिए वो चुना गया है, उन कर्तव्यों का पालन वो नहीं करता है, अर्थात वह अवाचार करता है, तो उनको पद से हटा सकता है। कौन, या तो राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी उनको पद से हटा सकता है। मतलब कोई भी पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ठीक, यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक, दूसरा लिखिए, यदि उसका पद में बना रहना लोकहित में अवांछनीय है। दूसरा लिखिए, यदि उसका पद पर बना रहना अवांछनीय है। क्या है जी, अवांछनीय है, पद पर बना रहना अवांछनीय है। ठीक, वांछनीय है तो पद पर बना रहना वांछनीय है तो सही है, लेकिन शब्द अवांछनीय लिखा होना चाहिए। यहां देखिए कभी कभी लिख के आ जाते हैं ऑप्शन में कि उसके पद पर बना रहना वांछनीय है, अ को हटा देगा, वांछनीय है तो उसको पद से हटा सकते हैं क्या, तो नहीं भाई, पद पे बना रहना वांछनीय है लोकहित में तो अच्छी बात है, अवांछनीय नहीं होना चाहिए। ठीक, यदि उसका पद पर बना रहना अवांछनीय है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। तो शब्द याद रखना है अवांछनीय, न कि वांछनीय। ठीक, याद रखना है। यदि कोई भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करे। तीसरा लिखिए, यदि
कोई भारत की एकता, अखंडता अखंडता और संप्रभुता, एकता, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता हो, को नुकसान पहुंचाता हो तो उनको पद से हटाया जा सकता है। देखिए चौथा, देश के एकता, अखंडता और संप्रभुता को वो नुकसान पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, तो उनको पद से हटाया जा सकता है जी। ठीक ना। लिखिए अगला, लिंग, जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर, लिखिए लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव करता है। भेदभाव मतलब अस्पृश्यता करता है जी, छुआछूत करता है। भेदभाव या स्त्रियों मतलब महिला जी, स्त्रियों के सम्मान को बाधा पहुंचाता है। स्त्रियों के सम्मान को बाधा पहुंचाता है तो जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वो भेदभाव करता है या स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है जी। अगला लिखिए, पंचायत के विरुद्ध, पांचवा लिखिए, पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी, पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया है, के रूप में, विधि व्यवसायी के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया है। मतलब वह पंचायत के विरुद्ध ही विधि व्यवसायी करता है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। यह धारा 40 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है जी। किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर, छठवां लिखिए, यहां इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। छठवां, किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर, अतिक्रमण करने पर, सातवां, किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर, ठीक, देखिए किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर उनको पद से हटाया जा सकता है। यदि सरपंच बने, पंच बने, पता चले भाई गांव में किसी खाली जगह को बेजा कब्जा कर लिया है तो उनको पद से हटाया जा सकता है भाई। ठीक है ना। अगला लिखिए, पंचायत के काम में भाग ना लेने पर, इसको तो उधर वाले सेक्शन पे पढ़ लेंगे हम। पंचायत में अपने नातेदार के लिए नियोजन दिलाना, पंचायत में अपने नातेदार मतलब रिश्तेदार जी, नातेदार के लिए नियोजन दिलाना, नियोजन दिलाना, अपने नातेदार को दोस्तों नियोजन दिलाना, उनको रोजगार दिलाना, काम दिला, मतलब रोजगार तो दिला सकता है लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट देना या कोई पद दे देना,
अपने नातेदार को, ये धारा 40 का उल्लंघन है। ठीक, अब अपने नातेदार को रोजगार गारंटी योजना में भेजना चाहते हो उसको पद से हटा सकते हैं क्या? तो नहीं, रोजगार गारंटी योजना में भेज सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम चाहे उस प्रोग्राम का लाभ भी उसको दे सकता है। लेकिन एक पंच होने या एक सरपंच होने के नाते अपने किसी रिलेटिव को रोजगार सहायक बना देना या कोई रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उसको दे देना, तो दोस्तों ये धारा 40 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक जी, ये धारा 40 का क्या माना जाएगा जी? उल्लंघन माना जाएगा। तो इधर इतने ही आधार हैं, 7 आधार हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 2, इतने में से यदि कुछ करता है तो उनको पद से हटाया जा सकता है, और ये 2 इसमें से कुछ करता है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। अब हम दोस्तों ये वाले सेक्शन को पढ़ेंगे। पंचायत के अनुमति के बिना कुछ करेगा तो उनको पद से हटाया जा सकता है। क्या करेगा? तो 3 चीजें मैं लिख के रखा हूं यहाँ पर, क्या क्या चीजें अभी हम डिस्कस करते हैं। क्या क्या चीजें वो करेगा तो उनको पद से हटाया जा सकता है, तो चलिए चर्चा करते हैं। वह पंचायत की 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है। देखिए पहले, पंचायत के अनुमति के बिना, पंचायत के अनुमति के बिना, फर्स्ट, पंचायत के लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है। पंचायत के लगातार 3 बैठकों में क्या रहता है जी? अनुपस्थित रहता है, तो उनको पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, पंचायत के 6 माह के काम के दौरान या अवधि के दौरान, देखिए पंचायत के 6 माह की अवधि के दौरान, 6 माह की अवधि के दौरान, ठीक, आधे से अधिक पंचायतों के बैठकों में अनुपस्थित रहता है। आधे से अधिक पंचायतों की बैठक में अनुपस्थित रहता है। आधे से अधिक बैठकों में यदि वह अनुपस्थित है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे? 6 माह के दौरान, याद रखना है, 6 माह के दौरान मान लो कुल 6 बैठक हुआ, कुल 6 बैठक हुआ, 6 माह के दौरान कुल 6 बैठक हुआ। इस 6 बैठक में मान लो वो 4 बैठक में अनुपस्थित है, 4 बैठक में अनुपस्थित है, तो यह धारा 40 का उल्लंघन माना जाएगा और उसे धारा 40 के तहत उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक, अगला लिखिए, तीसरा कंडीशन लिखिए। इसमें कब उनको पद से हटा सकते हैं? तीसरा लिखिए, पंचायत की स्थायी समितियों की लगातार 3 बैठकों में नहीं जाता है। तो लिखिए, पंचायत की स्थायी समिति होती है, इसके बाद हम स्थायी समिति ही पढ़ने वाले हैं। तो पंचायत की स्थायी समितियों, पंचायत की स्थायी समितियों की लगातार, लिखिए, समितियों की लगातार 3 बैठकों में नहीं जाता है, 3 बैठकों में नहीं जाता है। लगातार 3 बैठकों में भाई पंचायत के स्थायी समितियों की बैठक हो रहा है, उसमें 3 बार नहीं जा रहा है लगातार,
तो उनको पद से हटाया जा सकता है। याद रखना शब्द लगातार होना चाहिए, लगातार 3 बैठक में, लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित है तो नहीं हटाया जाएगा, लेकिन लगातार अनुपस्थित है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। तो 3 बैठक अलग बात है और लगातार 3 बैठक, दोनों में अंतर होता है। ठीक, ऑप्शन में 3 बैठक लिख के दे दिया तो उनको पद से नहीं हटाया जाएगा। लगातार 3 बैठक लिखा हुआ है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। क्लियर, समझ में आगे होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, लेकिन हटाने से पहले दोस्तों हमारा जो भारत है लोकतांत्रिक देश है। जब भी किसी को पद से हटाया जाएगा तो उनको अपना पक्ष रखने का अवसर अवश्य रूप से दिया जाएगा। उनको अपना पक्ष रखने का अवसर अवश्य रूप से दिया जाता है। तो इसके संबंध में भी हम कुछ लिख लेते हैं। क्या लिखें? परंतु किसी भी पदाधिकारियों को हटाने से पहले लिखिए, परंतु किसी भी पदाधिकारियों को, परंतु किसी भी पदाधिकारियों को उनके पद से हटाने से पहले किसी पदाधिकारियों को उनके पद से हटाने के पहले उसे यह अवसर दिया जाना अनिवार्य है। उसे यह अवसर दिया, अब क्या अवसर अभी चर्चा करेंगे। यह अवसर दिया जाना अनिवार्य है। याद रखना है ना, कंपलसरी है, अनिवार्य है। मुझे एक अवसर दिया जाएगा, उसको पद से हटाने से पहले उनको एक अवसर दिया जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। याद रखना है, अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया हो, अनिवार्य है। इसके बिना उनको पद से नहीं हटाया जा सकता। तो क्या अनिवार्य है जी? पद से हटाने से पहले उसे क्या अवसर दिया जाएगा, इसके संबंध में लिख लीजिए। वह यह स्पष्ट कर सके, वह यह स्पष्ट कर सके, वह यह स्पष्ट कर सके कि उसे उसके पद से, कर सके कि उसे उसके पद से, उसके पद से ठीक क्यों ना हटाया जाए, क्यों ना हटाया जाए, जैसे चमनलाल चोखा सरपंच है, उनको पद से हटाया जाना है तो उनको दोस्तों एक अवसर दिया जाएगा कि वो अपना पक्ष रखे। क्या पक्ष? कि मुझे इस वजह से पद से नहीं हटाना चाहिए, मैं निरपराध हूं, मुझे पद से क्यों हटाया जा रहा है। उसको अपने पक्ष सफाई कि मुझे नहीं हटाना चाहिए, मैं ये मामले में सही हूं। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि वह यह स्पष्ट कर सके, कौन? जिसके ऊपर आरोप लगा है, स्पष्ट कर सके कि उसे उसके पद से क्यों ना हटाया जाए। ठीक, अर्थात उसे कारण बताओ सूचना दी जाएगी, अर्थात उसे कारण बताओ उसे कारण बताओ सूचना दी जाएगी, कारण बताओ सूचना दी जाएगी, कारण बताओ सूचना दी जाएगी। मान लो किसी व्यक्ति को उनके पद से, मतलब किसी भी पदाधिकारियों को उनके पद से हटाना है तो उसे कारण बताओ सूचना दी जाएगी कि उनको पद से क्यों ना हटाया जाए। ठीक, अब इसका एक तारीख होती है जी, कारण बताओ सूचना जारी करेगा कौन? तो जो विहित अधिकारी है, मतलब जो विहित अधिकारी उनको उनके पद से हटाने वाला है, वह उस व्यक्ति के खिलाफ कारण बताओ सूचना जारी करेगा। अब जारी करेगा तो इसकी एक तिथि होती है, सूचना जारी करने की तिथि। उस तिथि के भीतर लिखिए
अगला फैक्ट लिखिए, कारण बताओ सूचना जारी करने की तिथि से कारण बताओ सूचना जारी करने की तिथि से 90 दिनों के भीतर, 90 इसको याद रखना है, दिनों के भीतर, 90 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय हटाने या ना हटाने का आदेश। अंतिम निर्णय में क्या हो सकता है, या तो हटाने का आदेश हो या ना हटाने का आदेश हो, हटाने का आदेश हो सकता है। भाई 90 दिनों के अंदर विहित अधिकारी को निर्णय लेना है। कारण बताओ सूचना जारी किया, उसके खिलाफ नोटिस दिया, उस नोटिस देने की तारीख से 90 दिनों के भीतर विहित अधिकारी अंतिम निर्णय लेगा। अंतिम निर्णय हो सकता है हटाने का आदेश ले या ना हटाने का आदेश जारी करना अनिवार्य है, जारी करना अनिवार्य है। अंतिम निर्णय या तो वो हटाने का आदेश जारी करेगा या ना हटाने का भी आदेश जारी करना है। मान लो उसको पद से नहीं हटाते हैं 90 दिनों के भीतर, वो अपना पक्ष सही तरीके से दे रहा है, ठीक, तो विहित अधिकारी को उनके पद से ना हटाने का आदेश भी जारी करना होगा 90 दिनों के भीतर, ठीक। मान लो किसी को दोस्तों पद से हटा दिया जाता है तो उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका परिणाम क्या होगा, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि परिणाम क्या हो सकते हैं, ठीक। परिणाम क्या हो सकते हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस परिणाम के बारे में दोस्तों धारा 40 के क्लॉज 2 दिया हुआ है, धारा 40 के क्लॉज 2 में दिया गया है क्या, धारा 40 के क्लॉज 2 में दिया गया है हटाए जाने का परिणाम, हटाए जाने का परिणाम। मान लो किसी व्यक्ति को उनके पद से हटा दिया गया है तो क्या परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा, इसके बारे में धारा 40 के क्लॉज 2 में बताया गया है क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को, लिखिए, यदि कोई व्यक्ति धारा 40 के अंतर्गत, लिखिए यहां पर, यदि कोई व्यक्ति धारा 40 के अंतर्गत पद से हटा दिया जाता है, धारा 40 के अंतर्गत पद से हटा दिया गया है, तो पद से हटा दिया गया है तो क्या हो सकता है, तो दो चीजें हो सकती हैं, क्या हो सकती है जी, दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें क्या क्या, यदि वह अन्य पंचायत का सदस्य है तो वहां से भी सदस्य समाप्त हो जाएगा। लिखिए पहला क्या हो सकता है, यदि वह अन्य पंचायत का सदस्य है, पंचायत का सदस्य है तो वहां भी सदस्यता समाप्त हो जाएगा, वहां भी सदस्यता क्या हो जाएगी जी, समाप्त हो जाएगा। मान लो किसी सरपंच को हटाया जाता है उनके पद से और वह सरपंच 1/5 सरपंच जनरल पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं,
तो उस चमनलाल चोखा को यदि पद से हटा दिया गया तो वह चमनलाल चोखा जनपद पंचायत की सदस्यता से समाप्त हो जाएगा। दूसरा दूसरा ऐसा व्यक्ति 6 वर्षों के लिए, दूसरा लिखिए, दूसरा क्या परिणाम हो सकते हैं? ऐसा व्यक्ति 6 वर्षों के लिए, याद रखना 6 वर्षों के लिए पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, नहीं लड़ सकता, मतलब वह क्या हो गया? अयोग्य घोषित हो गया। वह क्या हो गया जी? अयोग्य घोषित हो गया। भाई वो 6 वर्षों तक पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता ना, सिर्फ पंचायत का ना, विधायक का लड़ सकता है जी, सांसद का लड़ सकता है, लेकिन वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है अगर धारा 40 के तहत हटा दिया जाता है तो। ठीक, चलिए अब पद से हटाने के लिए विहित अधिकारी पे चर्चा करते हैं। पद से हटाने के लिए विहित प्राधिकारी, पद से हटाने के लिए विहित प्राधिकारी मतलब धारा 40 के लिए जो विहित प्राधिकारी हैं वो अलग अलग हैं। मैं ग्राम पंचायत में बात करूंगा, ग्राम पंचायत में कौन विहित प्राधिकारी होते हैं तो आंसर लेना है। अनुभागीय अधिकारी राजस्व बोल सकते हैं, या उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी राजस्व। ठीक, जनपद पंचायत में बात करूं, जनपद पंचायत में विहित प्राधिकारी कौन होते हैं तो कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर होते हैं जी, अतिरिक्त कलेक्टर होते हैं। ये विहित प्राधिकारी है किसके लिए तो जनपद पंचायत के लिए विहित प्राधिकारी होते हैं। मैं बात करूं जिला पंचायत की, जिला पंचायत की, तो इसके लिए विहित प्राधिकारी संचालक पंचायत है, संचालक पंचायत इसके लिए क्या होते हैं? विहित प्राधिकारी होते हैं। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, ठीक है जी, तो चलिए, तो पद से हटाने का जो प्रक्रिया है 5 आधार है, इन पर चर्चा कर चुके हैं हम। अविश्वास प्रस्ताव, पद से हटाया जाना, निलंबन प्रोसेस, त्याग पत्र और रिकॉलिंग प्रोसेस, इन सभी को दोस्तों हम बहुत ही डेप्थ में, इतना डेप्थ के ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, उतना डेप्थ में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम दोस्तों कुछ अन्य मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं, इसके बाद हम सीधा समिति पढ़ेंगे, पंचायत का समिति। लेकिन इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों कुछ मुद्दे हैं, कुछ उस मुद्दों पे हम चर्चा कर लेते हैं जी। धारा 39 पे, धारा 39 नहीं है ये, धारा 48 है, धारा 38 है जी, मिस्टेक हो गया है ये धारा 38 है। धारा 38 पे हम चर्चा कर लेते हैं ना, याद रखना धारा 38 पढ़ रहे हैं ना कि 39, 39 तो निलंबन है, ये धारा 38 है। धारा 38 में क्या है तो रिक्तियों का भरा जाना, जैसे किसी भी पंचायत के पदाधिकारी को हो सकते वो त्याग पत्र दिया हो, उनका मृत्यु हो गया हो, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उनका पद रिक्त हो गया हो, या निलंबित हो गया हो, या पद से हटाने से उसका पद रिक्त हो गया हो, तो उस पद का क्या, उसका पद तो रिक्त हो गया तो उस पद को कैसे भरा जाएगा, इसके संबंध में धारा 38 कहता है रिक्ति को, रिक्ति का होने की स्थितियां, रिक्ति का होने का स्थितियां और उसका भरना, रिक्ति हो रहा है उसके क्या क्या स्थिति हो सकते हैं और उसे कैसे भरा जा सकता है, इसके संबंध में देखिए क्या कहता है का पदधारी की पदावधि समाप्ति या पद से हटाना, पदधारी की पद की समाप्ति या उसको पद से हटाया जाता है तब के केस में कब रिक्ति मानी जाएगी, कब रिक्ति मानी जाएगी। तो देखिए कहता है पहला पॉइंट, यदि किसी पंचायत के
किसी पंचायत मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो किसी पंचायत मतलब आप समझ गए होंगे, किसी पंचायत के पदधारी की पदावधि के समाप्त होने से पहले, मतलब उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इस मतलब उसका पदावधि कितना है 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष से पहले, पदावधि के समाप्त होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, या इस्तीफा दे देता है, इस्तीफा मतलब त्याग पत्र दे देता है, या उस पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसे हटाया जाता है, उसे हटाया जाता है। तो पहला क्या, उसका मृत्यु या इस्तीफा दिया हो, दूसरा, तीसरा उसको पद से हटाया जाता है, हटाया जाता है मतलब अविश्वास प्रस्ताव, और चौथा उसको पद से हटाया जाता है। तो 4 कारण दिए हुए हैं। पहला, उसका मृत्यु हो जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, या वो त्याग पत्र दिया हो, इस्तीफा दिया हो तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, या उसको धारा 40 के तहत पद से हटा दिया गया है उसका पद रिक्त हो जाता है, या राज्य विधानसभा या संसद का क्या हो जाता है, वो सदस्य बन जाता है जी, या तो राज्य विधानसभा का विधायक बन जाता है, या सांसद बन जाता है, सांसद का सदस्य बन जाता है मतलब सांसद बन जाता है। तो इसे आकस्मिक रिक्ति माना जाएगा। तो इसे मेरे प्यारे बच्चों आकस्मिक रिक्ति माना जाएगा जी, याद रखना है। तो आकस्मिक रिक्ति कहा जाता है, ऑप्शन में आएगा। आकस्मिक रिक्ति का अर्थ है मृत्यु होना, बिल्कुल सही है, मृत्यु होना बिल्कुल सही है, त्याग पत्र देना बिल्कुल सही है, ठीक, उनको पद से हटाना बिल्कुल सही है, अविश्वास प्रस्ताव का पारित हो जाना बिल्कुल सही है, आकस्मिक रिक्त है, या वह व्यक्ति विधानसभा या आपके संसद का सदस्य बन जाता है, अर्थात विधायक या सांसद बन जाता है, तो यह आकस्मिक रिक्ति माना जाएगा। ठीक, निलंबन, यदि उसको निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, तो यह आकस्मिक रिक्ति नहीं है। निलंबन किया जाता है, निलंबित किया जाता है, तो दोस्तों यह आकस्मिक रिक्ति नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो जाए, उसका पद, इन कारणों से उसका पद रिक्त हो जाता है जी, इन कारणों से उसका पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, बिटा के लिख देता हूं, यह उसका रिक्त होने का कारण है। धारा 38 के तहत, ये 38 है, धारा 38 के तहत यह उसके रिक्ति के कारण है। अब इनके कारण से जो पद रिक्त हुए हैं उन रिक्तियों को भरना है। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, तो रिक्ति भरने की प्रक्रिया दी गई है, रिक्ति भरने की प्रक्रिया बताई गई है। क्या प्रक्रिया है, ऐसी रिक्ति को इस अधिनियम मतलब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 और उससे संबंधित नियमों के अनुसार, मतलब इसके संबंधित नियमों के अनुसार जल्द से जल्द मतलब यथाशीघ्र चुनाव करके भरा जाएगा, चुनाव करके भरा जाएगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, मान लो सरपंच का मृत्यु हुआ है, चुनाव द्वारा भरा जाएगा। ठीक, चुनाव द्वारा भरा जाएगा, या सरपंच ने त्याग पत्र दिया है तो चुनाव द्वारा भरा जाएगा, या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है उसके खिलाफ तो चुनाव द्वारा भरा जाएगा, या उनको पद से हटा दिया गया है तो चुनाव द्वारा उनको भरा जाएगा, उनके पद को। लेकिन समझिए आगे का, ये अस्थायी सरपंच जिसे स्थानापन्न सरपंच कहते हैं, इसके बारे में भी प्रावधान है। भाई चुनाव कराना, जैसे अभी तुरंत सरपंच को हटा दिए पद से, तो क्या आज ही चुनाव हो जाएगा क्या, तो नहीं। एक चुनाव का प्रक्रिया करने में कम से कम 3 से 4 माह 6 माह लग सकता है। मान लो 6 माह का डिले हुआ तो उस बीच सरपंच के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो इसी के लिए कंसेप्ट आता है स्थानापन्न सरपंच। ठीक, तो देखिए धारा 39 क्या कहता है, ग्राम पंचायत के सरपंच की आकस्मिक रिक्ति होता है, ग्राम पंचायत के सरपंच की आकस्मिक रिक्ति, तो कुछ अस्थायी व्यवस्था की गई है। आकस्मिक रिक्ति होने पर कुछ टेम्पररी व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था, देखिए, यदि ग्राम पंचायत के सरपंच के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो वर्तमान में मौजूद ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम पंचायत के सचिव और अन्य सदस्यों द्वारा एक विशेष बैठक, विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा। कितने दिनों के भीतर, तो 15 दिनों के भीतर बुलाया जाएगा जी, याद रखना है भाई। जिस दिन पद की रिक्ति होती है उसकी सूचना उपखंड अधिकारी को दी जाती है, तो उपखंड अधिकारी की सूचना के बाद
15 दिनों के भीतर सचिव के द्वारा एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक, उस विशेष सम्मेलन में अस्थायी सरपंच, जिसे स्थानापन्न सरपंच कहा जाता है, चुना जाएगा। तो इस बैठक में, मतलब इस विशेष बैठक में ना, विशेष बैठक में, इस बैठक में मतलब वही विशेष बैठक, सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को तुरंत चुना जाता है, किसी एक व्यक्ति को तुरंत चुना जाता है जो तब तक अस्थायी सरपंच बने रहेंगे, मतलब जो तब तक अस्थायी सरपंच बने रहेंगे जब तक कि नियमों के अनुसार नया सरपंच चुनाव के द्वारा चयनित नहीं हो जाता। मतलब नया सरपंच तो चुनना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक उनके कर्तव्यों का निर्वहन अस्थायी रूप से सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति करेगा, जिसे स्थानापन्न सरपंच कहा गया है। ठीक, आरक्षित प्रवर्गों के नियम, तो इसमें स्थानापन्न सरपंच चुने, इसमें आरक्षित वर्ग जिसको हम पढ़ चुके हैं जी बहुत, कि जिस कैटेगरी का है वही कैटेगरी का स्थानापन्न सरपंच बनाया जाएगा। यदि महिला है, मान लो एससी महिला सरपंच थी और महिला में एससी कैटेगरी की नहीं है, तो अन्य आरक्षित वर्ग की महिला को बनाया जाएगा। वही यहां पर लिखा हुआ है जी, इसको हम पढ़ चुके हैं विस्तार से। ठीक, चलिए कुछ और चीजों पे चर्चा कर लेते हैं। क्या कहता है, उत्तराधिकार में सौंपा जाने वाला कार्यभार सामग्री, मतलब जो बहिर्गामी सरपंच है भाई, वो कार्यभार सौंपेगा जो नया सरपंच आया है उसको उत्तरदायित्व है, उसके संबंध में कहा गया है हस्तांतरण में देरी करता है। ठीक, यदि कोई बहिर्गामी पदधारी जो पद छोड़ चुका है अपने उत्तराधिकारी को महत्वपूर्ण दस्तावेज, वस्तुएं या संपत्ति तुरंत नहीं सौंपता है, तो विहित प्राधिकारी, इसके लिए विहित प्राधिकारी कौन होता है जी, तो तहसीलदार होता है। ग्राम पंचायत में पढ़ चुके हैं, तहसीलदार होता है। तहसीलदार जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, मतलब विहित अधिकारी, लिखित रूप में आदेश दे सकते हैं, उस बहिर्गामी पदधारी को आदेश दे सकते हैं। आदेश का पालन न करने पर कार्यवाही किया जाएगा। तो क्या, यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो विहित प्राधिकारी मतलब तहसीलदार धारा 92 के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं और धारा 98 के तहत अभियोजित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। मतलब उसे 30 दिन का जेल भी हो सकता है और कुछ पेनाल्टी भी लग सकता है। कौन लगा सकता है, तो तहसीलदार लगा सकता है। ये रहा दोस्तों धारा 38। इसको मोटे मोटे पर पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ते आए हैं, इसलिए यहाँ पर स्पीड में पढ़ाया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको धारा याद रखना होना चाहिए कि पद की रीति को भरा जाना धारा 38 में है, बस ये याद होना चाहिए। बाकी कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब धारा 41 पे आते हैं। धारा 41 क्या कहता है, अब मान लो कोई व्यक्ति एक से अधिक पद पर चुना जाता है। जैसे चमनलाल चोखा ने क्या किया, चमनलाल चोखा क्या बन गए, सरपंच में भी जीत गए जी, जनपद सदस्य में भी जीत गए, जनपद मतलब सदस्य में भी जीत गए, और किस में जीत गए, जिला सदस्य में भी जीत गए, जिला सदस्य में जीत गए, सरपंच में भी जीत गया, जनपद पंचायत के सदस्य के लिए भी चुनाव लड़ा था उसमें भी जीत गया, जिला पंचायत के सदस्य में चुनाव लड़ा था तो उसमें भी जीत गया। तो कौन से पद वो धारण कर सकते हैं भाई, उसको पद तो एक ही धारण करना है, तीनों पद में वो धारण नहीं कर सकता। या तो सरपंच का पद धारण करेगा, या जनपद सदस्य का पद धारण करेगा, या जिला सदस्य का पद धारण करेगा। तो इसके लिए नियम क्या है, वही नियम दोस्तों धारा 41 में बताया गया है। क्या, एक से अधिक पद पर निर्वाचित होना और सूचना देना। तो सूचना देना पड़ेगा किसे, विहित प्राधिकारी को। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति ना, मतलब कोई भी व्यक्ति, आप भी विभिन्न पंचायतों में निर्वाचित हो जाता है, सरपंच में भी, पंच में भी, जनपद पंचायत सदस्य में भी, जिला पंचायत सदस्य में भी, किसी में भी निर्वाचित हो जाता है, एक से अधिक पद पर निर्वाचित हो जाता है, एक से अधिक पद पर निर्वाचित हो जाता है, तो उसे नियुक्ति की तारीख से, जिस दिन वो निर्वाचित हुआ है उस नियुक्ति की तारीख से या अलग अलग तारीखों पर निर्वाचित होने पर हर तारीख के अनुसार 10 दिनों के अंदर या 10 दिनों के भीतर विहित प्राधिकारी को लिखित रूप से सूचना देना होगा। विहित प्राधिकारी को लिखित रूप से सूचना देना होगा। इसके लिए विहित अधिकारी कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर होता है। ठीक, मान लो 10 तारीख को 10
जनवरी को वह सरपंच बन जाता है, 10 जनवरी को सरपंच बन गया, और 15 जनवरी को वह जनपद सदस्य बन गया, जनपद सदस्य बन गया। तो 10 दिनों के भीतर उसे विहित अधिकारी को सूचना देना है कि मैं सरपंच का पद धारण करना चाहता हूं कि जनपद सदस्य का पद धारण करना चाहता हूं। ये जो 10 दिनों का काउंटिंग है कब से शुरू होगा? क्या 10 जनवरी से 10 दिनों का काउंटिंग शुरू होगा कि 15 जनवरी से? दोस्तों यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना कि 10 दिनों के भीतर, ये 10 दिनों के भीतर कब से माना जाएगा? तो पश्चातवर्ती तारीख अर्थात 15 जनवरी से गिना जाएगा, ये ना कि 10 जनवरी से। यह 15 जनवरी से गिना जाएगा कि 15 जनवरी से 10 दिनों के भीतर विहित अधिकारी को वो सूचना देगा कि वह सरपंच बनेगा कि जनपद पंचायत सदस्य में का पद धारण करेगा, ठीक के रूप में लिखित रूप में देगा। उसके हस्ताक्षर के साथ यह बताना होगा कि वह किस पंचायत में पदधारी, ऑफिसर गलत है, पदधारी के रूप में सेवा करना चाहता है, पदधारी के रूप में सेवा करना चाहता है, कि वो पंच के रूप में, कि वो सरपंच के रूप में सेवा करना चाहता है, कि जनपद सदस्य के रूप में वो सेवा करना चाहता है। ये 10 दिनों के भीतर विहित प्राधिकारी को बताना होगा, ठीक। मान लो देखिए, जिस पंचायत में वह सेवा करना चाहता है वही उसका पद बरकरार रहेगा, अन्य सभी चुने गए पद रिक्त कर दिया जाएंगे। यदि दोस्तों ये सरपंच के रूप में सेवा देना चाहता है तो ये जनपद सदस्य का पद रिक्त कर दिया जाएगा जी, जनपद सदस्य का पद रिक्त कर दिया जाएगा, वो सिर्फ सरपंच ही रहेगा। अब ये पद उसका क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। अब विकल्प की डिफॉल्टती, अब विकल्प में कुछ डिफॉल्ट हो गए तो विकल्प की डिफॉल्ट प्रक्रिया, मान लो 10 दिनों के भीतर सूचना देना है, अच्छी बात है। मान लो 10 दिनों के भीतर वो सूचना नहीं दे पाया तो विहित अधिकारी को, तो एक विकल्प के रूप में उसको पोस्ट मिल जाता है जी, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये प्रेफरेंस क्या है इस पे हम चर्चा कर लेते हैं, तो इसके बारे में लिखिए। यदि निर्धारित 10 दिनों के भीतर, यदि निर्धारित 10 दिनों के अंदर कोई लिखित सूचना नहीं दी जाती है, याद रखना नहीं दी जाती है, तो डिफॉल्ट में निम्नलिखित क्रम में पदों को चुना जाएगा। उच्चतर क्रम में विकल्प, मतलब ये प्रेफरेंस दिया जाएगा पद ऊपर से नीचे की ओर। तो पहला जिला पंचायत के सदस्य में चुना जाएगा जनपद पंचायत का सदस्य या ग्राम पंचायत का सदस्य या ग्राम पंचायत का सदस्य पंच। देखिए समझ में नहीं आया सर कैसे उच्चतर से निम्न, तो उदाहरण से समझिए। चमनलाल चोखा भाई साहब ने चुनाव लड़ा, सरपंच में जीत गया, सरपंच में जीत गया, जनपद सदस्य में जीत गया, जनपद सदस्य में भी जीत गया, और पंच में भी जीत, ग्राम पंचायत में पंच में भी जीत गया। तो उसको कायदे के अनुसार 10 दिनों के भीतर उसको सूचना देना होगा कि भाई मैं अमुक पद धारण करना चाहता हूं। यदि वह सूचना देना भूल गया, 10 दिनों के भीतर सूचना नहीं देता है, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको पद मिल जाएगा। तो उच्च पद से निम्न की ओर मिलता है, तो तीनों में से उच्च पद कौन है जी? तो तीनों में से उच्च पद क्या है? जनपद सदस्य, तो उसको ये पद मिलेगा, ये पद और ये पद समाप्त हो जाएगा, वह जनपद पंचायत का सदस्य बनेगा। वो दोनों पद क्या हो जाएगा? समाप्त। मतलब उच्चतर से निम्न की ओर पद प्रेफरेंस वाइज मिलता है, ठीक जी, ठीक। चलिए, हालांकि यदि व्यक्ति निर्वाचन बैठक में उपस्थित होता है तो वहां अपने पद के लिए विकल्प चुन लेता है, तो माना जाएगा कि उसने उस पंचायत में पद ग्रहण करने की विकल्प चुन लिया जाना है। इसको मतलब इसका समझिए। मान लो चमनलाल चोखा ने भाई सरपंच का चुनाव जीता, जनपद सदस्य का चुनाव जीता, जिला सदस्य का चुनाव जीता, जिला सदस्य का चुनाव जीता, सरपंच का भी जीत गया, जनपद पंचायत सदस्य का भी जीत गया, जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव जीत लिया, मतलब 3 चीजों का चुनाव जीता। तो रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है
कि इस चमनलाल चोखा को 10 दिनों के भीतर विहित अधिकारी को सूचना देना पड़ेगा कि मैं अमुक पद धारण करना चाहता हूं। पहली बात, 10 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर? तो 10 दिनों के भीतर निर्णय लेना है इसको। 10 दिनों के भीतर क्या करना है जी? निर्णय लेना है कि मैं अमुक पद धारण करना चाहता हूं। अगर 10 दिनों के भीतर अमुक पद धारण करना चाहता हूं, इसके संबंध में निर्णय नहीं लेता है, सूचना नहीं देता है, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसे पद मिल जाएगा, मतलब जिला पंचायत सदस्य इसको मिल जाएगा। ठीक, यहां तक समझ गए? मान लो 10 दिनों के भीतर वो सूचना भी नहीं दिया है और 10 दिन बीता भी नहीं है, मतलब 10 दिनों के भीतर वो सूचना भी नहीं दिया है, मतलब 10 दिन का मामला चल ही रहा है, 10 दिन का समय बीता नहीं है, गलती से वो किसी एक पंचायत में जाके बैठक में भाग ले लेता है, सम्मेलन में भाग ले लेता है। मान लो गया ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के सम्मेलन में भाग ले लिया, सम्मेलन में क्या ले लिया? भाग। सम्मेलन में क्या ले लिया दोस्तों? भाग ले लिया। तो सरपंच के रूप में चुन लिया है ऐसा माना जाएगा, ये दोनों पद क्या हो जाएगा जी? समाप्त हो जाएगा, मतलब वो सरपंच का विकल्प ले लिया है ऐसा समझा जाएगा, इसलिए तो उस सम्मेलन में वो भाग लिया है। तो सम्मेलन में भाग लेना गलती है दोस्तों। अगर आप 3 चुनाव जीतते हैं तो गलती से सम्मेलन में भाग नहीं लेना है। 10 दिनों के भीतर या तो आपको सूचना देना पड़ेगा, सूचना नहीं देंगे तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पद मिलेगा। ठीक, गलती से सम्मेलन में भाग नहीं लेना है, गलती से मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है जी, चलिए सूचना की अंतिम, अब सूचना का अंतिम आदेश क्या है? दी गई प्रज्ञापन नोटिस को अंतिम और अप्रतिसहरणीय, अपरिवर्तनीय माना जाएगा। मतलब जो नोटिस को दोस्तों अपरिवर्तनीय माना जाएगा, मतलब परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक बार सूचना दिया है किसे? विहित अधिकारी को मैं सरपंच का पद धारण करना चाहता हूं, तो वह सूचना अब परिवर्तन नहीं होगा, सरपंच का पद उसे मिल जाएगा। फिर से नहीं कह सकते नहीं गलती होगी मैं अब जनपद सदस्य का, तो नहीं, एक बार सूचना दे दिया मतलब वही मान्य होगा। ठीक, अर्थात एक बार विकल्प चुन लेने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता जी। एक बार विकल्प चुन लिए मतलब चुन लिए, उसे बदला नहीं जा सकता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। ये रहा दोस्तों हमारा पदमुक्ति का कंसेप्ट। पदमुक्ति के बाद जो रिक्ति होता है तो उस रिक्ति को कैसे भरा जाता है, या कोई व्यक्ति एक से अधिक पदों पर चुन लिया जाता है तो उसके लिए क्या नियम है, इन सभी चीजों पर हम चर्चा कर चुके हैं कंसेप्ट के माध्यम से। कल हम समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। समिति, उनके अध्यक्ष कौन होते हैं, सभापति कौन होते हैं, इसका चुनाव कैसे होता है इसके बारे में, और समिति के कार्य क्या होते हैं, इन सभी चीजों पर चर्चा कर लेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।